साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे खंड ख। अभी हम पढ़ेंगे खंड ग, साहित्य एवं भाषा अभिरुचि। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जितना भी वीडियो ला रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है और आपके पास समय भी नहीं है, तो इसीलिए सुनने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यहीं से भी आ सकता है और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि प्रश्न कैसे और कहाँ कहाँ से भी आता है, तो इसको सुन लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? संसार में केवल एक संकेत भाषा है? नहीं, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। इसका सही आंसर होगा संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? यानी मैथिली में रचना करने वाले कवि, सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, विद्यापति। कामायनी महाकाव्य की भाषा क्या है? कामायनी महाकाव्य की भाषा है खड़ी बोली। रामचरितमानस किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है। निम्न में से हिंदी में कितने वर्ण हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हिंदी में कुल मिलाकर कहा जाए तो 52 वर्ण है, लेकिन उसके अनुसार ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ स्वर और व्यंजन को लिया जाए तो हिंदी में 44 वर्ण होंगे, जो कि ऑप्शन में भी दिया है। तो अगर हम स्वर और व्यंजन को लेते हैं तो 44 वर्ण होता है। अगर उसमें अयोग वह मिला दें, ये अंग और अह को, तो 46 हो जाता है। तो ये जो है आप अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। 42 वर्ण है। हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण है और आप आंसर में 46 या 44 भी लगा सकते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है कहाँ पे? देखिए, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? आँख में, यहाँ पे चंद्र का प्रयोग हुआ है, चंद्र बिंदु का। ख, भैंस। दोस्तों, आपको और एक बार बता दूं कि भैंस में जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो भी स्त्रीलिंग का ही रूप है, यानी कि वो चंद्र बिंदु का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया, इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार लगा है भैंस में। तो ये भी नहीं होगा। गंगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगा। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और भेंट में भी यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो अनुस्वार का प्रयोग जो है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। समास का अर्थ है क्या? समास का अर्थ है संक्षेपण। दोस्तों, प्रश्न ऐसे ही आते हैं और आपको लगता होगा कितना सरल प्रश्न है। कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा सरल ना होकर के और ना ज़्यादा कठिन ना होकर के सामान्य प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इससे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी पता लगा पाएंगे कि प्रश्न कैसा आता है। इसीलिए जो भी मैं वीडियो डालूँ आप ध्यान से सुनिए और इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम। देखिए, आग जो है ये तत्भव शब्द है। घर जो है ये भी तत्भव शब्द है। काज, काज, कामकाज, ये भी। और अक्षी, अक्षी जो है ये है तत्सम शब्द, जैसे कि तैसे प्रयोग होते हैं। अक्षी यानी आँख होता है। अगर आँख शब्द अगर आता तो हम कहते कि ये तत्भव है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ, अक्षी। जिसका मूल्य ना आंका जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसका मूल्य ना आंका जा सके के लिए एक शब्द है अमूल्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग।
कौन सा शब्द वायु का परिवाची शब्द नहीं है? समीर है, मारुत है, अनल, अनल नहीं है, अनल तो आग का है, हवा। तो समीर, मारुत और हवा वायु का परिवाची शब्द है, लेकिन अनल नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनल। उत्कर्ष का विपरीत आर्थी शब्द कौन सा है? उत्कर्ष का विपरीत शब्द है उत्कर्ष का अपकर्ष। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो श और स है, इसमें थोड़ा सा भेद करना होता है हमें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्कर्ष का अपकर्ष। यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसका सही आंसर होगा अपकर्ष ग। उल्लू बनाना का अर्थ क्या है? उल्लू बनाना का अर्थ है मूर्ख बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातु रूप है? इसमें सही आंसर होगा दोस्तों क। पढ़ धातु रूप है, क्योंकि पढ़ धातु से ही पढ़ना, पढ़ा, पढ़िए बना है। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ क। वह सर्वनाम का तिर्यक रूप क्या है? वह सर्वनाम का तिर्यक रूप है उसे। भारत की संपर्क भाषा क्या है? भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जो कि हिंदी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है संपर्क भाषा के रूप में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर होगा 8। निम्नलिखित में से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा देने का बोध हो। लड़का दौड़ रहा है, ये नहीं है। तुम विद्यालय जाओ, तुम स्कूल मत जाओ, यहाँ तो निषेध का प्रयोग हो रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, तुम विद्यालय जाओ। ये है आज्ञार्थक वाक्य। सजावट, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट, सजावट, आवट लग रहा है, तो इसमें प्रत्यय जो है आवट होगा, सजावट ख। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवट। उदाहरण का चिन्ह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ग। भारत में प्रमुख रूप से कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा 4। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये है प्रवीण वालों का, जो क्वेश्चन में आप लोगों के सामने एनालिसिस किया। प्रवीण वालों के लिए बता दूं कि उनमें सिर्फ पैसेज आता है और आपको वहीं से आंसर चूज करके लिखना पड़ता है। आप लोगों के लिए शीर्षक लिखने जैसे कोई ऐसे पद्यांश या गद्यांश नहीं आता है, उसका संक्षेपण भी आप नहीं करेंगे, बहुत ही आसान आता है। हाँ, यहाँ छोटा सा आया है कि आप इसका संक्षेपण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और पल्लवन जो है यहाँ पे आया है, आत्मचिंतन ही समाज के विकास की पहली सीढ़ी है। सही बात है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका विकास करने के लिए उसे स्वयं चिंता करना पड़ता है और एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर रहता है। सर्वप्रथम निर्भर रहने की पहली सीढ़ी जो है आत्मचिंतन ही है। जब हम स्वयं चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा, हम सदैव पतन की ओर चले जाएंगे। अगर हम आत्मचिंतन की भावना हमें विकास कर लेते हैं तो समाज के विकास की वो पहली सीढ़ी को हम प्राप्त कर लेते हैं। समाज के विकास जो है मनुष्य के द्वारा ही होता है और आत्मचिंतन उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं भाव पल्लवन। और किसी एक विषय में आपको निबंध लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये निबंध जितने भी प्रीवियस ईयर में है उसी से ही आएंगे और उससे बाहर से भी नहीं आता है। हम लोगों में भी ऐसे ही आया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं तो नहीं देखा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही निबंध आएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन ऐसे का ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी में से आया तो मैं अच्छे से लिख भी पाया। जैसे यहाँ पे है आतंकवाद की समस्या, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण प्रदूषण। आप इसमें से प्रवीण वालों के लिए, इसीलिए आप किसी एक पर 100 शब्दों में लिखेंगे और पारंगत के लिए होता है 150 शब्दों में। तो बहुत ही आसान है, आप इसमें से किसी एक चूज कर सकते हैं। इतना ही है, ज़्यादा ऐसे लिखना नहीं पड़ता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और
अगर मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं बेझिझक। आप सभी को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।